नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, जैसा जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने 5 दशक से ज़्यादा समय कांग्रेस को दिया, गुलाम नबी आज़ाद, आज उन्होंने अपने को कांग्रेस से आज़ाद कर लिया। और केवल आज़ाद नहीं किया है स्वयं को, जो 5 पृष्ठ का पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे पता चलता है कि कांग्रेस इस समय कैसे दुर्दशा का शिकार है। उन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी का नाम लिया है कि मैं कहा है कि आप तो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, सारे फैसले तो वहीं से लिए जा रहे हैं। और वहाँ फैसले केवल राहुल गांधी नहीं लेते हैं, उनके सहयोगी और यहाँ तक कि सुरक्षाकर्मी भी पार्टी के बारे में फैसले लेते हैं। उसमें यह भी लिखा है कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में पराजय के बाद और खीज में आकर के त्याग पत्र दे दिया, लेकिन त्याग पत्र देने के पहले उन्होंने कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता थे सबको अपमानित किया, किसी को नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी वो अपमानित कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें राहुल गांधी को बहुत सारे उसमें चाइल्डिश कहा है, बचपना कहा है, नासमझ भी उनको कहा है, बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब जाहिर है कि कांग्रेस में जो लोग इस समय हैं उनको प्रतिक्रिया तो देनी थी, प्रतिक्रिया लोगों ने दिया है। कहा है कि ये दुखद है कि कांग्रेस इस समय भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक स्थिति, इन सब के खिलाफ लड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। उस समय उसमें शामिल होने की बजाय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पार्टी छोड़ना ये उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। उनके डीएनए पर भी सवाल उठा दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको राज्यसभा नहीं मिला इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ तो बीजेपी पर भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी जो इंदिरा गांधी के समय रहा, जो राजीव गांधी के समय, नरसिंहा राव के समय पूरा सोनिया गांधी के साथ रहा है, जिसने कांग्रेस के बनाने से लेकर के कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है, जो लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव का प्रभारी रहा हो। जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ने गई थी बेलारी से, तो वहाँ के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद को ही बनाया, उनके बहुत विश्वसनीय रहे हैं। ऐसा व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, कुछ प्रश्न उठाता है तो उसकी निष्ठा पर ही सवाल उठाया जाता है। हमारे एक मित्र हैं जो आजकल राज्यसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि अवधेश भाई अच्छा ही किया, क्योंकि निकालने का इंतज़ार लंबा कर लिया था उन्होंने, थक गए थे। यानी वो चाहते थे कि हमको कांग्रेस निकाल दे, लेकिन इधर निकाला नहीं जा रहा था। क्या सोच है लोगों की कि एक व्यक्ति इतने समय तक कांग्रेस में है। अब ये तो अकेले नहीं है, 3 दिन में 3 घटनाएं होगी। जयवीर शेरगिल ने इस्तीफा दे दिया, युवा प्रवक्ता थे, पर्सनैलिटी थी, अच्छा बोलते थे, उन्होंने कहा चापलूसों का है। आनंद शर्मा कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हिमाचल में जो कमेटियां बनी उस पर प्रश्न उठाया और वहां के अभियान समिति से इस्तीफा दे दिया है। अभी उन्होंने पार्टी से नहीं दिया है, लेकिन वो देना ही हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अब जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश में। जाहिर है उनके साथ पैरेलल चीज़ें खड़ी होंगी। और इस ढंग से आप देखेंगे तो कोई 1-2 नाम तो है नहीं। अश्विनी कुमार पहले गए, कपिल सिब्बल गए हैं, अब सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं, ऐसे बड़े नाम हैं। हार्दिक पटेल कुछ दिन पहले ही गुजरात में चले गए हैं। तो देश भर में देखेंगे, बाकी तो आप सबको याद ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, ऐसे लंबे लंबे सूची है। और कहा जा रहा है कि 2017 से लेकर के 2022 तक सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पदों पर रहने वाले ऐसे मोटा मोटी करीब 170 के आसपास नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। अब ये तो वो है जो बड़े हैं, छोटे स्तर पर तो कोई पूरी की पूरी राज्य इकाई खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद की आलोचना कर दे, क्या उससे कांग्रेस बच जाएगी? क्या उससे स्थिति ऐसी हो जाएगी, या फिर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए? जब भी कोई व्यक्ति संकट में आए, संगठन संकट में आए, तो उसको बहुत संतुलित होकर संयम के साथ विचार करना कि हम क्यों विफल हो रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। जब विचार करते हैं तो कारण समझ में आता है, फिर उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस आत्म समीक्षा करने के लिए तैयार ही नहीं है,
तो उसको कारण समझ में नहीं आएगा, कारण समझ में नहीं आएगा तो उसको दूर नहीं किया जाएगा। और ये स्थिति आज से नहीं है। इसीलिए जब मैं बार बार कह रहा हूं कि सोनिया गांधी के परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस इतिहास का अध्याय बनने की ओर अग्रसर है। इस कांग्रेस का राजनीति में प्रभावी अस्तित्व का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी यह कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होकर लौट ही नहीं सकती है। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मैंने पूरा इसका विश्लेषण किया है और ये मैं कई सालों से कह रहा हूँ। मैंने 2013 के आसपास से ये बातें सब बोलना शुरू किया था कि कांग्रेस क्योंकि संकट दिखाई देने लगा था। 2014 के पराजय के बाद लोगों ने कहा कि नहीं 2019 में कांग्रेस रिटर्न हो सकती है। मैंने उस समय भी कहा था कि अब भारत बदल चुका है, राजनीतिक रूप से लोगों की सोच बदल चुकी है। मोदी के अभ्युदय के बाद भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन आ गया है, उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट जब पब्लिक के मूड में हो गया, चेंज हो गया, तो सामान्य स्थिति में ये कल्पना कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अलोकप्रिय हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री चोर है बोल दो उससे हो जाएगा, तो राफेल पर आरोप लगा दो उससे हो जाएगा, तो महिलाओं से संबंधों की बात कर दो 2014 में जैसे कर रहे थे। इन सब के रिएक्शन जनता में हुए हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस सभी स्तरों पर, विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस दिशा भ्रम का शिकार है। उसकी अस्पष्ट है विचारधारा क्या है, कांग्रेस को स्वयं पता नहीं है तो लोगों को क्या पता हो। चेहरे नेतृत्व यानी चेहरा वैसा उसके पास है नहीं जिसकी लोकप्रियता हो या जो पार्टी को संगठित कर सके। नीति रणनीति के स्तर पर अनिश्चय का शिकार है। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां इसमें सुधार नहीं हो सकता है। मेरा भी यही मानना है कि कांग्रेस सोनिया गांधी परिवार के नेतृत्व में वहां है जहां से इसमें सुधार की गुंजाइश, इसके फिर से उठ के खड़े होने की गुंजाइश, देश में एक प्रमुख विपक्षी दल बने रहकर भाजपा को चुनौती देने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस में ये कि कौन कौन गए हैं उसकी सूची के बजाय अब ये देखना पड़ेगा कि सीनियर लीडर में जो एक समय पार्टी की नीति रणनीति बनाते थे उसमें कौन लोग बचे हैं, ये देखना पड़ेगा। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में कर रहे हैं जाने वाले, कि वो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पता नहीं है। क्योंकि यही गुलाम नबी आज़ाद, यही आनंद शर्मा कुछ दिनों पहले जब सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी कर रही थी उस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, तो यही लोग, और फिर उसके बाद ये चले जा रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद का विषय नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने जो विषय उठाए हैं कि पहले भी बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन पार्टी में कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं बची है, कुछ सुना नहीं गया है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब इन लोगों ने ग्रुप 23 G23 बनाया था, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ उसको लगता है कि अब हमारा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। अब उन्होंने स्वयं लिखा है कि 49 चुनाव हुए हैं और 49 चुनाव में पिछले 8 वर्ष में 39 चुनाव कांग्रेस हारी है। कुछ जगह वो छोटे छोटे पार्टनर के रूप में जीती है, लेकिन मूल जो वो चुनाव जीती है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 2017 में पंजाब जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस किसी बड़े राज्य में और कहीं कोई चुनाव जीती नहीं है। लेकिन अब वो भी उसमें पंजाब तो चला ही गया है, मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची है। बिहार में चूंकि सरकार अभी नीतीश कुमार ने भाजपा का पाला छोड़ दिया तो छोटे पार्टनर के रूप में उनके 2 मंत्री हैं। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी सत्ता में थी, सरकार चली गई है तो अब वहाँ भी नहीं है। तो अब ये छोटे पार्टनर के रूप में अगर आप कहीं सरकार में शामिल हैं तो उससे कांग्रेस तो रिटर्न हो नहीं रही है। झारखंड में किसी दिन सरकार जा सकती है, बिहार के पार्ट में ही वो है, बाकी पूरे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में छोटे पार्टनर के रूप में है, क्योंकि डीएमके है। अगर डीएमके साथ न ले तो वहाँ भी कांग्रेस का भविष्य नहीं है। जब सोनिया गांधी आई थी उसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए और बिहार को, तो कांग्रेस अनेक राज्यों में शक्तिशाली थी। आंध्र प्रदेश में वो एक शक्तिशाली थी, उनकी सरकार होती थी। तेलंगाना आज बट गया है। तमिलनाडु में भी वो एक पावर थी, केरल में वो पावर थी, उत्तराखंड में ताकत थी, पंजाब में ताकत थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस थी। दिल्ली में एक बड़ी शक्ति थी कांग्रेस, उसकी सरकार थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में 2013 तक सरकार थी जब सोनिया गांधी आई थी। तो कर्नाटक में उनकी ताकत थी,
बड़ी ताकत थी। कर्नाटक में, उड़ीसा में कांग्रेस शक्तिशाली थी, हिमाचल प्रदेश में शक्तिशाली थी, अभी भी थोड़ी बहुत है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस प्रमुख ताकत थी। सोनिया के आने के समय गुलाम नबी आज़ाद उसके मुख्यमंत्री वहाँ हुए थे, इतनी ताकतवर थी। गुजरात में भी वो कांग्रेस को चुनौती देने की हालत में थी। तो इस प्रकार से कांग्रेस महाराष्ट्र में वो एक शक्ति थी। तो कांग्रेस एक बड़ी शक्ति थी। अगर आप देख लीजिए तो पिछले समय में इनमें से किस राज्य में कांग्रेस बची है धीरे धीरे, और किसके कारण बची है? पंजाब में नवजीत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना, कैप्टन के समानांतर खड़ा करना, वो किसका काम था? सोनिया गांधी राहुल गांधी का फैसला था। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना सोनिया गांधी राहुल गांधी का फैसला था, उन्होंने बनाया था उनको, और वो कांग्रेस वहाँ खत्म हुई है। तो कांग्रेस में अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी, तेलंगाना अलग राज्य बटे, ये किसका फैसला था? सोनिया गांधी का फैसला था। उसमें जिन लोगों ने उनको सलाह दिया, आपने बांट दिया। आंध्रा से कांग्रेस खत्म हो गई, उसके रिटर्न होने की अब गुंजाइश नहीं है। उड़ीसा में कांग्रेस की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब लग चुके हैं। कांग्रेस की वापसी तो छोड़िए, अमेठी जैसा सीट राहुल गांधी हार चुके हैं। तो कांग्रेस में ये वातावरण है, और सही है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस में का न तो अब कांग्रेस की भारतीय राजनीति में कोई भविष्य है, और जब कांग्रेस का भविष्य नहीं है तो हमारा भी भविष्य नहीं है। इस कारण कांग्रेस के अंदर निराशा का एक मनोविज्ञान है। और सोनिया गांधी से जब पिछले ही वर्ष जब गुलाम नबी आज़ाद और बाकी लोग मिलने गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पर बात किया था, परिवार पर बात किया था, तो सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये गलतफहमी मत पालिए, कांग्रेस तो परिवार में ही रहेगी। इसका अध्यक्ष, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे, उनको स्पष्ट कर दिया था। अब ये बार बार बात होने लगी तो कमेटी बनाओ, तो कार्य समिति की बैठक, तो चिंतन करेंगे। चिंतन की भी बात कब हुई थी? आज तक वो चिंतन शिविर आयोजित नहीं हुआ। अगर कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करे, ईमानदारी से आत्ममंथन हो, तब पता चलता। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की हैसियत ये नहीं है कि किसी भी राज्य में उनके नाम पर वोट मिल सके, न उनके पास ये क्षमता है कि वो संगठन को समझ करके कि कैसा नरेंद्र मोदी के आने बाद भारतीय राजनीति में कैसा परिवर्तन हुआ है, क्या मानस लोगों का बदला है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भाजपा से जो न कभी रुकती है, न बैठती है, न सोती है, लगातार सक्रिय रहती है, उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हमारी पार्टी क्यों जा रही है। अगर इस पर बात हो तभी कोई बात बनेगी, इस पर बात भी नहीं हो रही है। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद का जाना नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता परिवार मोह से, व्यक्ति मोह से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर कांग्रेस का अध्याय खत्म हो चुका है इस भारतीय राजनीति में। अब जहां भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई विकल्प नहीं होगी, वहां तो कांग्रेस को लोग मजबूरी में वोट देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई विकल्प अभी नहीं है, जैसे आपको मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, वैसे ही है। लेकिन अब पंजाब में लोगों को आम आदमी पार्टी में विकल्प मिला, पंजाब में लोगों ने वोट दे दिया और कांग्रेस मटिया मेट हो गई। दिल्ली में अब कांग्रेस की वापसी का गुंजाइश नहीं है, गुजरात में कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी है। तो वैसे ही जगह कांग्रेस को थोड़ी बहुत वोट मिल रही है, मिलेगी, या फिर जहां वो किसी पार्टनर के सहारे है। तो लेकिन अगर परिवार को ये समझ में नहीं आता है तो फिर ये माना जाएगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस को इन्होंने तय कर लिया है कि हमको अपने ही नेतृत्व में कांग्रेस की मृत्यु गाथा लिख देनी है। उसी दिशा में ये कांग्रेस को ले जा रहे हैं। जब कपिल सिब्बल जाना चाहेंगे तो उनके घरों पर हमले होंगे। जो पुराना नेता निकल जाएगा उसकी धज्जी उड़ाई जाएगी, उसकी आलोचना होगी, लेकिन वो जो लिखेंगे वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या गुलाम नबी आज़ाद ने जो लिखा है उसमें तो एक बात उन्होंने ये भी लिखा है कि यूपीए सरकार का रिमोट कंट्रोल, जिसने सरकार की अखंडता को धक्का पहुंचाया, वो अब पार्टी में भी पहुंच गया। और रिमोट कंट्रोल में किसकी बात कर रहे हैं? दो रिमोट कंट्रोल की बात होती है कि पीएमओ से सारी फाइलें सोनिया गांधी के 10 जनपद जाती थी, मनमोहन सिंह की, वहां से फाइलें अप्रूव होती थी, फिर जाके काम होता था। बाद में धीरे धीरे 2009 के बाद से राहुल गांधी के यहाँ भी एक पैरेलल सत्ता बन गई और वहां से भी आदेश जारी होने लगा। और वही राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस की कोर कमेटी ने तय किया था और कैबिनेट ने पारित किया था अध्यादेश को, उसको लेकर के फाड़ के फेंक दिया और पूरी सरकार शर्मसार हुई। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया है। तो ये जो कहा जाता था उस समय, उसको गुलाम नबी आज़ाद ने
बताया है कि यह सही है कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री जरूर मनमोहन सिंह थे, मंत्री दूसरे थे, लेकिन सोनिया राहुल जो चाहेंगे वही होना था कांग्रेस में। तो जाहिर है अगर कांग्रेस पराजित हुई है तो मनमोहन सिंह और मंत्रियों के कारण नहीं हो रही है 2014-19 में। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि लगातार 2 बार कांग्रेस लोकसभा में इतनी सीटें नहीं पा सकी जिससे उसका विपक्ष के नेता का पद मिले। तो ये पार्टी के लिए क्या सोचने का विषय नहीं था, लेकिन अब सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद पर हम अगर चर्चा करते हैं तो चर्चा सीमित हो जाती है। कांग्रेस एक बड़े संकट के दौर में पहुंच चुकी है, और ये दौर ऐसा है जिसके अंत की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये संकट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दो, विपक्ष के नाते आलोचना करिए आप, अगर केवल नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दो, अगर कुछ भी बोल दो, विरोध कर दो कि देश में बेरोजगारी बढ़ा दिया, देश की एकता तोड़ रहे हैं, अखंडता तोड़ रहे हैं, सांप्रदायिक है, फांसीवाद है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है, उससे कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी, तो इससे बड़ी गलतफहमी नासमझी कुछ नहीं होती है। आप आलोचना करने से आपको अपने संगठन को, जब कांग्रेस स्वयं मजबूत होगी तभी आपकी बातों का महत्व होगा। कमजोर व्यक्ति की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। कांग्रेस इस समय ऐसी कमजोर अवस्था में है कि हर विपक्षी पार्टी उसको खाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उसको चबा के खा गई, त्रिपुरा में भी उसने कोशिश की। अलग बात है कि त्रिपुरा का माहौल ऐसा था कि उनको सफलता नहीं मिली, वहाँ विपक्ष में कुछ चाहिए, तो वामपंथी लोगों ने भी कांग्रेस को ही वहाँ ताकत देना शुरू किया है। आम आदमी पार्टी उसको खा रही है, बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनको खा गई, उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी खा गई, और ये आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सच तो यह है कि जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ अभी भी कांग्रेस जीवित है, जहां तीसरी पार्टियां हैं उन्होंने कांग्रेस को खाया है। तो यह भी समझ कांग्रेस के अंदर विकसित नहीं है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। इसलिए अगर गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां इसमें सुधार नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कांग्रेस में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो अगर गुलाम नबी आज़ाद अगर एक इकाई गठित करते हैं जम्मू कश्मीर की चुनाव के पहले, जैसा कि उन्होंने बताया है, और वहाँ के नेता और विधायक भी छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं, अगर आनंद शर्मा हिमाचल में पैरेलल कोई चीज़ खड़ा करते हैं तो फिर क्या होगा कांग्रेस का? इन राज्यों से भी कांग्रेस का अंत पूरी तरह हो जाना निश्चित है। क्या अभी भी ये समझ नहीं आ रही है कांग्रेस के नेताओं को कि जाकर के हाथ पैर जोड़ें कि मैडम, राहुल बाबू, आप लोग कुछ दिन पार्टी के रीति नीति से आप पार्टी के मेंबर रहिए, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष करना नेतृत्व मत करिए, नहीं तो कांग्रेस आपके नेतृत्व में खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खड़ी रहेगी, उसी में आपका भी भविष्य है। लेकिन कोई कहेगा नहीं, कोई कांग्रेस में ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय कांग्रेस में जितने नेता चाह दिख रहे हैं सक्रिय, वो ज्यादातर उसी परिवार के कृपा से बने हुए हैं, तभी तो इतनी आलोचना करते हैं, इसलिए वो कह नहीं सकते हैं। तो दूसरा रास्ता ये था कि जो लोग कांग्रेस को बनाना चाहते थे वो पार्टी में विद्रोह करके पैरेलल इकाई गठित करते, और अकेले नहीं तो ऐसा सामूहिक नेतृत्व विकसित करते जो परिस्थितियों को समझता, उसके अनुसार उसमें मंथन करता, फिर जो निष्कर्ष निकलते उसके आधार पर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता, विचारधारा के आधार पर, चेहरे के आधार पर, विचारधारा, व्यक्तित्व और व्यवहार तीनों स्तरों पर कांग्रेस में बदलाव लाता, आज के समय के अनुरूप क्या विचारधारा होती है वो बनाता, फिर पार्टी के पुनर्गठन की कोशिश करता। वो हो नहीं रहा है। इन लोगों ने भी, गुलाम नबी आज़ाद वगैरह ने भी पार्टी में विद्रोह करके पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी वो समझ नहीं है, वो मादा नहीं। वो सोचते हैं कि चुनाव हो के कोई और अध्यक्ष बन जाए तो शायद कांग्रेस बच जाएगी। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो भी अध्यक्ष बनेगा वो या तो सोनिया गांधी के परिवार के होंगे या फिर सोनिया गांधी के कृपा पात्र होगा, तो उसमें कांग्रेस के उठने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती या इन नेताओं को राज्यसभा लोकसभा में जाने की संभावना होती तो शायद ही ये सब में से कोई विरोध करते। सबको पता था कि 2004 में कांग्रेस बाई एक्सीडेंट सत्ता में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने लोगों को ही इतना नाराज कर दिया था कि लोगों ने या तो निराश होकर बैठ गए या विरोध में काम किया, संगठन ही काम कर रहे थे।
इस कारण वो हार गई। कांग्रेस को कोई ज़्यादा सीटें नहीं आई थी, कांग्रेस को थोड़ी 145 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी, तो दोनों में 7 सीट का अंतर था। लेकिन देश में जो सेकुलरवाद की पॉलिटिक्स थी, वामपंथियों को उस समय 55 सीटें आ गई थी, 52 सीटें आ गई थी, मुलायम सिंह यादव को 35 सीटें पार्टी की आ गई थी, 21 सीटें बसपा की आ गई थी, उसमें डीएम के बाकी सारी पार्टियों ने देखा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करो, इसलिए यूपीए बन गया। तो इस कारण वो सत्ता में आ गई थी। उसमें सोनिया गांधी का कोई करिश्मा नहीं था। सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक चुनाव 1999 में लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस इतिहास में सबसे कम 114 सीटों तक सिमट गई थी। तो इसलिए ये गलत फहमी थी कि वो लोकप्रियता के कारण हो गई। और 2009 में कांग्रेस को जो 206 सीटें मिली, आपको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती पेश कर सकी। एक लैक लक्चर पार्टी थी और पार्टी में अंदरूनी कलह था। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली स्वयं में ही लड़ाई लड़ रहे थे, वो कैंपेन में उतने शामिल नहीं हुए थे, पार्टी एकजुट नहीं थी, पार्टी दुर्दशा का शिकार थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी चूंकि खत्म हो रही थी, मुलायम सिंह यादव से मुसलमान कुछ नाराज थे, तत्काल चूंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, इसलिए मुसलमानों ने वोट दे दिया और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 22 सीटें आ गई। तो लगा कि राहुल गांधी ने चमत्कार कर दिया, और सब परिस्थितियों की पैदाइश थी। वो परिस्थिति बदली और फिर लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि इस परिवार की लोकप्रियता पहले भी नहीं थी उस प्रकार से, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता लगता था कि एकजुट नहीं रहेंगे, इसलिए उस परिवार के तहत वो परिवार अगर शीर्ष पर रहेगा तो एकजुट रहेंगे, इसलिए उनकी अध्यक्षता बनी रही। अब जब ये साफ हो गया है कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलना है, पार्टी खत्म हो रही है, राज्य इकाइयाँ खत्म हो रही है, लोग जगह जगह जा रहे हैं, राहुल के पास समझ नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है, व्यवहार करने नहीं आता है, साथ ही साथ वो अपने आप पर जुबान पर नियंत्रण नहीं है, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग खड़े हैं जिनका कांग्रेस की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो अब उनके पास पार्टी छोड़ने का के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी छोड़ना अंतिम नहीं है। आने वाले समय में और भी नेता कांग्रेस छोड़ के जाएंगे, धीरे धीरे कांग्रेस जो है वरिष्ठ नेताओं से विहीन होती चली जाएगी। हालांकि ये दुखद है, क्योंकि देश में एक कोई बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा के समानांतर चाहिए। वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी की आवश्यकता है, लेकिन वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस नहीं हो सकती है, वो दूसरी कोई पार्टी हो सकती है। कांग्रेस के लोग ही सामने आकर पार्टी बना सकते हैं, वो भविष्य की गर्त में अभी है। तो मित्रों, ये कांग्रेस का मैंने अभी एक विश्लेषण आपके समक्ष किया है। इस विश्लेषण से आप सहमत हैं तो अपनी सहमति में प्रतिक्रिया दीजिए, असहमत हैं तो असहमति में प्रतिक्रिया दीजिए। और मेरा आग्रह स्वीकार करते हुए मेरे YouTube चैनल को दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। जब तक सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होंगे, YouTube चैनल पर संवाद करने का कोई आनंद नहीं है। आप ही सबका कहना है कि मैं YouTube चैनल पर हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, तब इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और भी आप कुछ मेरे से किसी चीज़ पर एनालिसिस जानना चाहते हैं तो बताएंगे। कांग्रेस पर और भी बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन इस समय मैंने माना कि इतनी बातें हमको आपके समक्ष रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।